नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसके बारे में ना अक्सर बात होती नहीं है। ये वो समय था जब एक बहुत बड़े साम्राज्य के बिखरने से पूरे भारत में कई नई और जिंदा दिल संस्कृतियों को कह सकते हैं कि पनपने का मौका मिला। जरा सोचिए, 18वीं सदी का भारत, मुगल साम्राज्य, वो सल्तनत जिसने 200 सालों तक इस सबकॉन्टिनेंट पर हुकूमत की, अब वो कमजोर पड़ रही थी। दिल्ली का तख्त डगमगा रहा था और चारों तरफ बस एक अनिश्चितता का माहौल था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कोई पॉलिटिकल पावर बिखरती है तो क्या आर्ट, लिटरेचर और कल्चर भी उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं, या फिर यही क्योस, यही उथल-पुथल क्रिएटिविटी के लिए एक नया मैदान तैयार करती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस कल्चरल बूम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पावर वैक्यूम को समझना होगा जिसने ये सब मुमकिन किया। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर मुगल साम्राज्य का पतन हुआ कैसे। तो हुआ ये कि इसकी शुरुआत हुई 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ। इसके बाद जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। 1724 आते आते शकरखेड़ा की लड़ाई ने डेक्कन में मुगल कंट्रोल को लगभग खत्म ही कर दिया। लेकिन जो आखिरी और सबसे तगड़ा झटका लगा वो था 1739 में, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। और ये सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी। नादिर शाह दिल्ली से सिर्फ बेशुमार दौलत ही नहीं लूट कर ले गया, जिसमें वो मशहूर पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी शामिल थे, बल्कि उसने मुगल बादशाह की इज्जत, उनकी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ये एक ऐसा झटका था जो सिंबॉलिक भी था और असलियत में भी बहुत तबाह करने वाला था। और जैसे ही दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई ना, तो जो एम्बिशियस गवर्नर्स थे, जो लोकल चीफ्टेंस थे, उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने अपने राज्य बनाने शुरू कर दिए। और बस यहीं से एक नए दौर का आगाज हुआ। अब मजे की बात यह है कि ये नए प्लेयर्स थे कौन? तो देखिए, हैदराबाद में थे निजाम उल मुल्क, एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन जिसने डेक्कन में अपना दबदबा कायम किया। उधर अवध में सादत खान, जो पहले मुगल दरबार में वजीर थे, उन्होंने अपनी अलग रियासत बना ली। और बंगाल में मुर्शिद कुली खान तो लगभग आज़ादी हो गए। इन सब के साथ जाटों ने तो मुगलों के गढ़ के पास ही भरतपुर में एक मजबूत किंगडम खड़ा कर दिया। देखिए, ताकत हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। इन नए रूलर्स को लेजिटिमेसी चाहिए थी। उन्हें अपनी जनता को ये यकीन दिलाना था कि वो सिर्फ कोई बागी नहीं है, बल्कि असली शासक हैं। और जानते हैं उन्होंने इसके लिए क्या किया? उन्होंने आर्ट और कल्चर की ताकत का इस्तेमाल किया। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर। देखते हैं कि कैसे इन नए शासकों ने आर्ट और आर्किटेक्चर को अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो खैर कमाल के हैं। जैसे लखनऊ में आसफुद्दौला ने वो शानदार बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। उधर जयपुर में सवाई जयसिंह ने सिर्फ एक पूरा शहर ही प्लान नहीं किया, बल्कि दिल्ली से लेकर उज्जैन तक 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनवाईं। और अगर हम साउथ में देखें तो मार्तंड वर्मा ने केरला के आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना पद्मनाभपुरम पैलेस को और भी बड़ा और शानदार बनाया। और सवाई जयसिंह का काम सिर्फ इमारतें बनाने तक ही नहीं रुका। उन्होंने जिस मोहम्मद शाही नाम से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का एक पूरा सेट तैयार करवाया। सोचिए, ये साइंस, कल्चर और गवर्नेंस का कितना गजब का कॉम्बिनेशन था। इसका मकसद था कि सितारों की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचे। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करने की बात नहीं थी। हर इमामबाड़ा, हर महल, हर ऑब्जर्वेटरी अपने आप में एक स्टेटमेंट था। ये इन नए रूलर्स का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि हम यहाँ हैं और हमारी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग कल्चर है जो मुगलों से जुदा है। लेकिन ये कल्चरल रिवाइवल सिर्फ ईंट और पत्थर तक ही महदूद नहीं था। इसने तो शब्दों की दुनिया में भी एक क्रांति ला दी थी। चलिए देखते हैं कि इस दौर में लैंग्वेज और लिटरेचर कैसे फले फूले। देखिए, जैसे ही दिल्ली की दरबारी भाषा यानी पर्शियन का असर कम हुआ, तो जो रीजनल लैंग्वेजेस थीं, उन्हें मानो सांस लेने की जगह मिल गई। पोएट्स और राइटर्स ने अपनी लोकल भाषाओं में उर्दू, पंजाबी, तमिल, मलयालम में लिखना शुरू कर दिया और इससे लिटरेचर में एक नई ही जान आ गई। और उस दौर की लिटरेरी रिचनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उर्दू शायरी मीर और सौदा जैसे मास्टर्स के साथ एक नए मुकाम पर पहुंच गई। पंजाब में वारिस शाह ने हीर रांझा जैसा रोमांटिक एपिक लिखा, जो आज भी लाखों दिलों को छू जाता है। उधर त्रावणकोर के रूलर्स ने कुंचन नंबिया जैसे मलयालम पोइट्स को सपोर्ट किया।
तमिल में सितारा पोएट्री का दौर शुरू हुआ और सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ ने रिसालो जैसा शानदार कलाम लिखा। हर भाषा अपनी एक अलग कहानी कह रही थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये दौर हमें भारत के हिस्ट्री के बारे में आखिर बताता क्या है? चलिए, जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का मतलब हमेशा कल्चरल डिके नहीं होता। भारत के केस में तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। सेंट्रल पावर के कमजोर होते ही दर्जनों कल्चरल सेंटर्स को फलने फूलने का मौका मिला और इसी से एक इतनी डाइवर्स और रिच लेगेसी बनी जो आज भी हमारे साथ है। और आखिर में ये सब हमें एक सोचने वाली बात पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह 18वीं सदी के उन रूलर्स ने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आर्ट का इस्तेमाल किया, क्या आज भी हम म्यूजिक, सिनेमा, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल ये बताने के लिए नहीं करते कि हम कौन हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।